हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक जो हमने पुस्तक पढ़ी है उसका आगे का भाग हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। आगे हम देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। नालंदा एक विद्यापीठ, नालंदा में एक विद्यापीठ है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हर्षवर्धन ने अपने राज्य की नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को आवश्यक सभी सहायता देकर देश विदेश में प्रसिद्ध दिलाई। नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा विद्यापीठ को आगे बढ़ाने के लिए, इसको समृद्धि देने के लिए, प्रसिद्धि देने के लिए इनका एक आचार्य थे शीलभद्र, उनको उन्होंने सहायता प्रदान की कि इस जगह को और बढ़ाओ और यहाँ पे जो शिक्षा है वो संपूर्ण हमारे साम्राज्य में देश विदेश में फैला दो, क्योंकि ये जो है नालंदा विद्यापीठ ये बहुत ही उस समय का एक प्रसिद्ध विद्यापीठ था। नालंदा विद्यापीठ के रखरखाव के लिए उन्होंने 100 जितने गांव दे दिए थे, बराबर। इसकी मेंटेनेंस के लिए है ना, उसने 100 गांव दान कर दिए थे। लोहा, सोना, स्वर्ण को सोना कहते हैं, पारा, लिड, जो लिड होती है मेटल है उसको पारा बोलते हैं, कि भस्म का औषधीय उपयोग बताने वाले रसायन शास्त्री नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के ही थे। जो ये हमें लोहे के बारे में, लिड के बारे में, सोने के बारे में, जो भस्म का औषधीय उपयोग करते थे, इनका मेडिकल जो ट्रीटमेंट बताए थे वो थे हमारे नागार्जुन, एक बहुत बड़े केमिस्ट्री प्रोफेसर थे ये। तो इनका जो संबंध है वो नालंदा विद्यापीठ से ही, ये यहीं से निकले, ठीक है। ये यहाँ हम देख सकते हैं, ये नालंदा विद्यापीठ है। इसकी कुछ खास बातें आपको जानने की योग्य है कि नालंदा विद्यापीठ में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। दरबार में एक गेट होता था, उस गेट पर कुछ क्वेश्चन दरबारी पूछता था, उसको उत्तीर्ण करना पड़ता था। जब आप ये पास कर लो या फिर कुछ सवालों के जवाब दे दो तभी आपको अंदर एंट्री मिलती थी, अन्यथा आपका प्रवेश प्रतिबंध रखा जाता था। नालंदा विद्यापीठ में रहने, खाने, शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था जो थी वो एकदम निःशुल्क रहती थी, उनसे पैसा नहीं लिया जाता था। नालंदा विद्यापीठ के भव्य और समृद्ध पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। भव्य विद्यापीठ लाइब्रेरी थी, उसका नाम था धर्मगंज। आगे देखते हैं हम। अभी तक हमने देखा कि शासन में क्या होता था, प्रशासन कैसा था। अब हम उनके लोगों का जीवन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनके लोग, जो प्रजा थी, उनकी क्या दशा थी, क्या दिशा थी। तत्कालीन नगर, उस समय के जो नगर और गांव के चारों तरफ किले बंदी की जाती थी। जो गांव था उसके चारों तरफ ये किला बंदी की जाती थी। ये इसका राज्य है, बराबर। ये कोई भी ऐसा प्रोविंस होता था तो चारों तरफ ये किले बंदी कर ली जाती थी। सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता था। उसमें प्रवेश के लिए बड़े बड़े दरवाजे रखे जाते थे। ये रोड हम देख सकते हैं। तो मान लो ये एंट्री गेट है, तो यहाँ पे बहुत बड़े दरवाजे हुआ करते थे। समाज में मुख्य 4 वर्ण भी होते थे। 4 जो सामाजिक वर्ण जो अभी भी हमारे पास विद्यमान है, तो ये सामाजिक विद्यमान 4 वर्ण हुआ करते थे। पर्दा प्रथा, अंतर जातीय विवाह प्रचलित नहीं थी। अब हम देखते हैं जो आज घूंघट की जो प्रथा है, अंतर जातीय जो एक कास्ट का दूसरी कास्ट के साथ जो, अभी मान लो ए कास्ट है, ये बी कास्ट है, तो इसके साथ में पहले जो एंगेजमेंट होता था, शादी विवाह जो होता था वो बंद था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। अब ये लोगों के विषय में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो हर्षचरित्र नामक किताब से हम प्राप्त करते हैं। तो उस समय हम देखते हैं कि सती प्रथा थी, जो सती के बारे में जो बताया मैंने। बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी हो जाती थी। बहुपत्नी यानी कि एक पत्नी से ज्यादा पत्नियां रखी जाती थी। ऐसी कुछ सिस्टम जो थी वो शुरू हो चुकी थी। लोग भोजन दूध और उसकी बनावटी, उससे बनावटों के उपरांत गेहूं, चावल, फल और साग सब्जी का खूब इस्तेमाल करते थे। लोग जो थे वो सादा, सफेद और स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। पुरुष जो है वो धोती पहनते थे और जो स्त्रियां थी वो साड़ी पहनती थी। उनके गहनों में फूल मालाएं, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह का समावेश हुआ करता था। मनोरंजन में, अब एंटरटेनमेंट के लिए भी उन्हें कुछ चाहिए था, तो कुछ मेन जो गेम्स थे
उनके पास एक शतरंज और एक चौसर। नट और मदारी गांव में घूम घूम कर लोगों का एंटरटेनमेंट मनोरंजन करते थे। प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वहाँ की जो जनता थी उनका जो मुख्य जो व्यवसाय था, धंधा था, उनका कृषि था, खेती करना और पशु का पालन करना, जो जानवर है उनको पालना। जमीन जो थी, जमीन महसूल का मतलब होता टैक्स। जमीन का जो टैक्स लगता था उस समय, वो 1/6 या 1:6 लगता था। उत्पादन का छठा भाग जितना भी नहीवत लिया जाता था, ये रेगुलरली लिया जाता था। आंतर और बाह्य व्यापार वेश्यों के हस्तक था। वेश्य जो थे वो ट्रेडर थे। इनको हम व्यापारी लोग बोल सकते हैं। तो ये आंतर और बाह्य मतलब इंटरनल, यानी कि स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर, ये ट्रेडिंग इनके हाथ में थी। व्यापार और चीज वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ बंदरगाह, वर्तमान में इसे भुज के नाम से जाना जाता है। तो भुज का जो पुराना जो नाम है वो है भृगु कच्छ। यहाँ तक, यानी कि पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र को क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र जो है वो अपना पटना है। पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था उस जमाने में। तो और भरूच को भृगु कच्छ, ये बंदरगाह थे। यानी कि पाटलिपुत्र आपका बिहार में आ गया, और ये जो स्थान है अपना भृगु कच्छ, वो बंदरगाह अपना भरूच में। यहाँ से इनका व्यापारिक गतिविधियां शुरू होती थी। यहाँ से एक्सचेंज, यहाँ से इनकम आउटपुट, ये जब चलती थी ये चीजें, तो सीधे राजमार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी। सब ये जो खर्चा कौन करेगा? राज्य की तरफ से करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट भी उनके वहाँ पे हुआ करते थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें। तो ये सब वहाँ पे हुआ था। आगे देखते हैं हम। व्यापार विनिमय के लिए सोने चांदी के सिक्कों का चलन था। व्यापार विनिमय यानी कि मैंने कुछ मान लो अनाज खरीदा किसी व्यापारी से, बी व्यापारी से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इससे अनाज लिया, तो बदले में मैं इसको पैसे दूंगा, लेकिन कुछ मैं इसको चीजें भी दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास चावल है, तो वो मैंने दे दिए, इसके बदले मैंने गेहूं ले लिए। तो ये एक्सचेंज व्यापार विनिमय कहलाता था। जब पैसे की जो शुरुआत नहीं हुई थी तब ये प्रक्रिया चलती थी। तो ये भी उस जमाने में सोने चांदी से की जाती थी, जब ये नोट नहीं थे, करेंसी मौजूद नहीं थी, मुद्राएं मौजूद नहीं थी, तब ये सोने चांदी से इनका चलन हुआ करता था। गहनों, मूर्तियों, हाथी दांत, इमारती लकड़ी का घर में उपयोग संबंधित कुछ सामान बनाकर निर्यात भी किया जाता था। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुकाव होने से समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। बहुत ज्यादा उस समय हमारी समृद्धि हो रही थी, यानी कि प्रोग्रेस बहुत ही बड़ी थी। हर्षवर्धन के युग में और उसके युग के दौरान रोम, रोम जो है वो इटली में स्थित है। यहाँ से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला जा रहा था। हाँ, हम देखते हैं कि रोम जो है वो इटली में है, और यहाँ के जो लोग थे व्यापार करने के लिए आते थे, या फिर यहाँ की जो वस्तुएं वहां पर भारत से रोम को भेजी जाती थी, तो उसके बदले में जो है ना खूब सारा सोना आता था। बराबर। हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में सर्वधर्म सद्भाव की भावना भी बढ़ रही थी उस समय। किस समय? अपने हर्षवर्धन के काल में। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट विचार करना है। यहाँ पे लिखा है कि हर्ष के समय प्रजा में कौन कौन सी कुप्रथाएं थी, जैसे सत्य प्रथा, बाल विवाह हमने देखा। आज भारत में कौन कौन सी कुप्रथा आज जो है, अब उनका जो उस जमाने में जो चल रही थी उसको हम यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अभी चल रही कि नहीं चल रही, तो उसका हम देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। साथ में वर्तमान समय में मनोरंजन के कौन से साधन थे, जैसे कि वहाँ पे शतरंज खेला करते थे लोग। तो यहाँ पे अभी क्या क्या है, अभी बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जान सकते हैं, विचार कर सकते हैं। प्राचीन समय में नगर के चारों ओर किलेबंदी क्यों की जाती थी? ये जो मैंने किलेबंदी का बताया, तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से किया जाती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको विचार करना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। यह हम देखते हैं, आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये सब हमें किस तरह से पता चलता है। इसका जवाब तो यहाँ पे है, एक चीनी यात्री की देन दिनी के आधार पर। चीनी यात्री था वेन्सांग। वेन्सांग जो था, यहाँ पे भी है आता है, तो हम देख सकते हैं ये हर्षवर्धन के काल में था, है वेन्सांग। तो ये जो चीनी यात्री है वो आया था
चीन से भारत की ओर। और कैसे आया था? उस समय तो ना कोई एरोप्लेन थी, तो उस समय जो शिप्स जो चलती थी उनके जरिए वो आया यहाँ पे, उसने भारत की यात्रा की और अपनी जो भी यात्रा के वृत्तांत में जो भी उसे महसूस किया, अनुभव किया, उसने यहाँ पे इसको लिख डाला। तो इसकी जो पांडुलिपियां है, ये जो उनके स्रोत हैं, वो हमारे इतिहास के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, तत्कालीन लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो विश्वास थे, स्थिति है, उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। ये हैंडसंग है यहाँ पे। तो उसने कौन कौन सी यात्रा, कौन सी जगह पे यात्रा की, ये सारा वर्णन यहाँ पे देख सकते हैं। गांधार, तक्षशिला, कश्मीर, मथुरा, भरूच, पाटलिपुत्र, ये अलग अलग जगह जहाँ जहाँ पे भी वो जाता था। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि उसने उत्तर में तक्षशिला से, उत्तर में दक्षिणा उत्तर में तक्षशिला से दक्षिण में उसने कांचीपुरम तक, और फिर यहाँ जो अभी हम देख सकते हैं ये ईरान है यहाँ पे, तो ईरान से लगा के ब्रह्मपुत्र के घाटियों तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से भी पूर्व तक उसने यात्रा की। यानी कि सारी जगह पे भारत के सभी हिस्सों पर उसने यात्रा की और यहाँ से उसे जो भी जानकारी मिली उसने दर्ज की। यही पांडुलिपियां हम यहाँ देख सकते हैं कि नष्ट हो चुकी है उसकी। कभी उसको जब यात्रा के दौरान में कभी कई बार नदियों में डूबना पड़ा, तो उसकी पांडुलिपियां पानी में गिर गई, कई ऐसी हालत उसकी भी हुई थी। तो लेकिन कुछ सुरक्षित जो पांडुलिपियां है उसके द्वारा जो लिखी गई है, तो उसके जरिए हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देख सकते हैं ह्वेनसांग के बारे में। तो ह्वेनसांग जो है वो हर्ष के समय काल में एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था। बौद्ध धर्म की इसको बहुत बड़ी रुचि थी, बराबर। ये चीनी यात्री ह्वेनसांग को बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा रुचि थी। तो उसको उसका अध्ययन करने के लिए ह्वेनसांग ने 5 साल तक नालंदा विद्यापीठ में रहा वो, और फिर उसने इसकी स्टडी की, अध्ययन किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जानिए कि 15 साल तक ह्वेनसांग ने भारत के अलग अलग भागों में घूमकर हमारी समाज की, राजनीति की और धार्मिक परिस्थिति का उसने वर्णन किया। 645 ईस्वी में वह मध्य एशिया के रास्ते चीन वापस लौट गया। वह कई पुस्तकें, अवशेष, मूर्तियां साथ में लेके गया। कई पुस्तकें उसने पढ़ी, अपने साथ लेके गया, कुछ अवशेष थे, अवशेष यानी पुराने जो चीजें थी वो भी साथ में लेके गया, और मूर्तियां भी। उससे पहले सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग की छठी बौद्ध धर्म परिषद में भी उसने अपनी हाजिरी दी थी। जो हर 5 साल में जो प्रयाग में उसने, हर्षवर्धन ने जो कार्यक्रम शुरू किया था, तो जो छठी जो कार्यक्रम थी उसमें भी ये आ गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एनसंग ने लिखा है कि हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ हुआ करते थे। प्रजा जीवन सादगी में था, सात्विक था, अत्यंत सुखी था, सदाचारी और न्याय तथा सत्य पर आधारित था लोगों का जीवन। ये इसकी पुस्तक से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। छल कपट या फिर वचन भंग का तो पाप कर्म समझा जाता था। कोई अगर धोखा दे दे ना तो वो पाप माना जाता था, लेकिन इसके भाई के साथ धोखा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।